हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपनी बाइक का 30,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर का और अपना 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इस बाइक के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी, यही बाइक क्यों ली, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि जो भी मेरे को इशू आया या जो भी मेरे को अच्छा लगा इस बाइक में, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप लेना चाह रहे हैं ये बाइक तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हाँ आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने ट्राई करा था इससे पहले वीडियो बनाने का, लेकिन फिर साहिल बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि 2 बंदे अगर वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर से मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो अब साहिल मेरे से पूछेगा इस बाइक के बारे में और मैं इसको अच्छे से बताऊँगा कि भाई क्या क्या है इस बाइक में अच्छा और क्या क्या बुरा है। So, Aman, before heading to your 30,000 review for a Himalayan 450, I would like to ask कि पहले आपके पास कौन सी बाइक थी and why you leave that bike and उसके बाद आपने एक एडवेंचर टूर बाइक को चूज करने का डिसीजन लिया। तो इससे पहले मेरे पास बाइक थी, रॉयल एनफील्ड की ही बाइक थी, वो थी GT 650, Okay. कॉन्टिनेंटल GT 650। उस टाइम की मतलब उस टाइम वो बाइक टॉप ऑफ द बाइक थी, मतलब उसके बाद कोई बाइक नहीं आती थी रॉयल एनफील्ड की, है ना। तो वो बाइक मैंने ली, तो वो बाइक ली मैंने चलाई, है ना। मैं टूरिंग पे गया, तो हालांकि मेरा उस टाइम था नहीं टूरिंग का, लेकिन जैसे ही मैं टूरिंग पे निकला तो मेरे को पता लगा कि मेरे को घूमना है, बहुत घूमना है। लेकिन उस बाइक पे जैसे ही मैं निकला फिर मेरे को पता चल गया कि ये बाइक कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मेरे को फिर अंदर से मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं मैं यूज टू हो जाऊंगा, जैसा हम सोचते हैं ना कि हम यूज टू हो जाएंगे यूज टू। तो मैंने वो भी ट्राई करा, मैंने बहुत सारी टूरिंग करी, तो मैं यूज टू नहीं हुआ। एक तो ये था। कितने किलोमीटर चलाई थी आपने वो बाइक? वो मैंने चलाई थी 10,000 किलोमीटर। ओके, 10,000 में से मैंने कम से कम 6-7 हज़ार किलोमीटर की टूरिंग करी। बाकी मेरा सिटी में ऐसे ही शॉर्ट राइड संडे राइड वगैरह शॉर्ट ये राइड चलता था। तो एक तो ये था कि मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। दूसरा मेरे को चाहिए थी माइलेज, क्योंकि अब मैं टूरिंग कर रहा हूँ तो मेरे को माइलेज चाहिए ही चाहिए। कितनी माइलेज थी आपकी वो GT 650? वो मेरा मैक्सिमम दे रही थी 25। मैक्सिमम वो भी एक लीनियर राइड करने के बाद 90-100 की जो जो राइडिंग स्टाइल है, तेरे को पता ही है मेरा 90 100। 100 95 80 तो 90 उसमें मेरे को 25 की एवरेज आ रही थी। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए डिस्कम्फर्ट और माइलेज, और तीसरा ये था उसमें लगेज रखने का इतना मेरे को ऑप्शन नहीं था। तो ये रीज़न था मेरा कि मैंने वो बाइक निकाली, और तभी बाई चांस लकीली जब मेरे को बाइक चाहिए थी तभी ये लकीली लॉन्च हो गई, है ना। तभी ये लॉन्च हो गई तो मेरे को लगा कि आई थिंक ट्राई करते हैं, तो मैंने बुक कर दी। हालांकि मैंने ये कंफर्म करा शोरूम पे, अगर मेरे को ये बाइक पसंद नहीं आई तो ये मेरे को पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि सर आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे, तभी ये मैंने बाइक बुक करी थी। तो बाय बैक का भी मतलब ऑप्शन उन्होंने दे दिया तुमको पहले? हाँ, कि सर आपको अगर ये नहीं पसंद आई तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे वापस। तो इसलिए मैंने ये बाइक लॉन्च होते ही उसी दिन बुक कर दी थी, विदाउट इवन ट्रायल एंड विदाउट लुकिंग एट इट। हाँ। और मैंने करे थे 2 कलर बुक, एक तो हार्ले ब्लैक और कैमेट वाइट। जो दोनों यहाँ पे आज खड़े हैं। हाँ नहीं, कैमेट वाइट, ये कैमेट वाइट, ओके सॉरी, ठीक है। कैमेट वाइट और हार्ले ब्लैक। ओके, तो ये था मेरा बाइक का इसका लेने का। सो नाउ वी आर क्लियर कि व्हाई यू चूज टू गो टू एडवेंचर बाइक। जो लोग टूरिंग में मूव होना चाहते हैं, जो कि सिटी राइड से टूरिंग पे मूव होना चाहते हैं, लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, या फिर हिमालय में राइड करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर दिस बाइक इज राइट फॉर देम। सो विल start with the first point, the build quality and the finishing level of the bike. तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो इसके बारे में जो बिल्ड क्वालिटी है, जब मैंने बुक करी उसके बाद मेरा एक चक्कर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो मेरे शहर में है ना, यहाँ पे इतनी जल्दी ये बाइक अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ बड़ी सिटीज़ में जल्दी मिल रही थी। तो मैं चंडीगढ़ गया तो मैंने वहाँ पे खड़ी थी हार्ले ब्लैक, जिसकी टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ खड़ी थी। आप स्टार्ट करके एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं, जो भी है वो स्टार्ट करके फील कर सकते हैं, आप बाहर नहीं लेके जा सकते, राइड नहीं कर सकते। हाँ, शो पीस काइंड ऑफ था। तो जैसे ही मैंने देखी तो मैं फैन हो गया। मैं मतलब इसका जो इनिशियल क्या इंप्रेशन था, फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? तो मैं दंग हो गया, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि रॉयल इनफील्ड ऐसी बाइक भी बना सकती है। हालांकि मैंने चलाई नहीं थी, मेरे को नहीं पता था कि वाइब्रेशन कितनी, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन देखते ही जो होता है ना, पहला हम क्या करते हैं, देखते हैं इंप्रेशन। लेकिन पहले देखते ही मेरे को होगा कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। तो बिल्ड क्वालिटी, और ऊपर से इसमें 5 कलर है, एक हार्ले ब्लैक, कैमेट वाइट और एक काजा ब्राउन, और 2 स्लेट कलर है। मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 ऑप्शन आजकल बहुत कम कंपनीज देती हैं। तो एक ये भी था कि मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो मैं अगर चाहूँ तो किसी में भी स्विच कर सकता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरे को इसमें रोड प्रेजेंस 1 नंबर लगती है। जब ये चलती है बाइक तो आपको जो देखेगा उसको पता लगेगा कि हाँ ये किसी बड़ी बाइक पे
ट्रैवल कर रहा है ना, तो आपको अच्छा फील होता है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरे को किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया इसमें। द कलर्स ऑप्शन एग्री, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ कलर ऑप्शन जो कि बहुत अच्छा, मतलब मार्केट में बहुत कम बाइक्स में हम देख पा रहे हैं कितने कलर ऑप्शंस हैं, हर एक अपने लोगों की अपनी एडवेंचर बाइक्स में, बाइक, एडवेंचर बाइक छोटे बाइक्स में है इतनी, हाँ। तो मतलब जो मैं इस क्वेश्चन को अलग आगे ढंग से लेने जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपने 2 साल ये बाइक चलाई है, यू हैव टेक दिस लाइक फॉर टूरिंग एंड ऑफ रोड एंड एवरीवेयर यू टेकन दिस बाइक। तो जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इतना राइडिंग करने 30,000 राइडिंग करने के बाद क्या आपको कोई कहीं से आवाज़ आना या कहीं से कोई आपने चीज़ रिप्लेस करवाई है या कहीं से कुछ अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं बाइक के अंदर जो कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर आती हैं? तो अभी पूरे 30,000 किलोमीटर में मैं 2 बार लद्दाख गया और 1 बार सच पास गया, ठीक है, और ऑलमोस्ट हिमाचल में सारा घूम चुका हूँ। मनाली तो पता नहीं कितनी बार मैंने गया। उत्तराखंड राइड भी करी है, उत्तराखंड राइड करी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, और मैं 1 महीना मैं इसमें मुंबई गया, गोवा गया, कैलीकट तक गया, वहाँ तक गया, ठीक है। तो आज तक मेरे को इसमें कहीं से भी खड़खड़ फड़फड़ की आवाज़ अभी तक नहीं आती, ना ही मैंने कुछ इस टाइप का कुछ रिपेयर करवाया है। तो इसमें किसी भी टाइप का ऐसा नहीं है कि आप वाइब्रेशन के वजह से कुछ भी इसका हिल रहा है या लूज हो रहा है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम प्लास्टिक लगाया गया है। और जो भी लगाया गया वो बहुत स्टर्डी लगाया गया कि आज तक कभी भी टेल में से आवाज़ नहीं आई। मतलब अगर मैं हाथ मारूं या कुछ भी करूं, मेरी बाइक गिरी भी है तो कहीं से भी किसी भी टाइप की आवाज़ मेरी बाइक में नहीं है। तो इस टाइप से यहाँ से ही पता लगता है कि आपकी बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं इसको पूरे नंबर देना चाहूँगा। ठीक, विल मूव टू द सेकंड पॉइंट, द कंफर्ट। कंफर्ट, सो कंफर्ट के अंदर विल टॉक अबाउट द राइडर ट्रायंगल एंड द सीटिंग पोस्चर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द राइडर एंड द हैंडल, जो कि थोड़े से आपने चेंजेस भी करे हैं हैंडल के अंदर। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कंफर्ट किस तरीके का है इस बाइक का, तो अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूं तो जब मैंने ये बाइक ली ना, तो तब मैंने फर्स्ट राइड करी, तो तब क्या होता है, तब मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हुआ। उसका रीज़न ये था कि जब हम कोई भी बाइक लेते हैं, शुरू में कोई भी बाइक लेंगे तो उसकी ये सीट है वो हार्ड होगी, तो वो हार्डनेस मेरे को फील हुई, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब 2 साल के बाद और 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद अब ये आप खुद देखो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आई कैन सी। और द ब्रॉडनेस, हाँ, बेसिकली जो ब्रॉडनेस है, लाइक ये एडवेंचर बाइक के अंदर जो सीट्स होती है वो बिल्कुल पतली होती है, बट इसके अंदर जो सीटिंग के लिए टूरिंग के हिसाब से बेसिकली जो माइंड में कंपनी ने रखा है कि साथ में टूरिंग के हिसाब से जो सीट नहीं है, ब्रॉडनेस जो होती है, तो वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इस बाइक के बारे में। तो अब तेरे को मैं कंफर्ट बता ही दूँ, आप दोनों ने उदयपुर से जींद, हाँ, like we have rode this bike for 13 hours straight. हाँ, We have done from 700 किलोमीटर, Udaipur to Jeend straight. हाँ, And I have done Chandigarh to Jaisalmer as well with the break of 2 hour. हाँ, ठीक है। और अब रिसेंटली सबसे लंबी राइड थी मेरी लेह टू जींद, लेह टू मई, मतलब मेरे घर तक 900 किलोमीटर 18 घंटे। तो कंफर्ट तो इसमें अल्ट्रा है, क्योंकि इसका सस्पेंशन भी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, आपको चाहे कितना मर्जी किसी भी टाइप का खड्डा हो, कैसी भी टाइप की रोड हो, आपको नहीं पता चलेगा कि आप प्लेन में चला रहे हो या बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, ठीक है। इस हिसाब से इसका सस्पेंशन है, तो कंफर्ट के मामले में मैं इसको पूरे नंबर दूंगा। और रही बात हैंडल की, जो तूने हैंडल की बात करी, तो हैंडल क्या है ना, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबके हाथ छोटे बड़े हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो मेरे क्या है, मेरा राइडिंग स्टाइल शुरू से ऐसे रहा है, ऐसे नहीं रहा, ऐसे मैं नहीं चला सकता, क्योंकि ऐसे मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ एफर्ट करने पड़ रहा है, मेरे को एफर्टलेस राइडिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपना हैंडल ऐसे करा है, नियर टू योर बॉडी, हाँ, बस थोड़ा सा नीचे करा है ताकि वो मेरे पास, स्लाइटली नियर टू योर बॉडी। स्टॉक हैंडल है, कुछ भी नहीं है, आई नो दैट, कि वो थोड़ा सा बस नीचे ही किया, तो बस, तो इस हिसाब से मेरा अब कंफर्ट इस पे परफेक्ट है। एंड इफ यू मूव टू द थर्ड पॉइंट इज इंजन वाइब्रेशन और इंजन का फीडबैक क्या है आपका? इंजन का वाइब्रेशन का और फीडबैक मैं आपको बताता हूँ कि आप, मेरी जो राइडिंग स्टाइल है, मैं बहुत काम तरीके से राइड करता हूँ। मैं बहुत हाई आरपीएम पे गियर नहीं लगाता, हाई आरपीएम पे बाइक को नहीं लेके जाता, बिल्कुल काम तरीके से चलाता हूँ। मतलब काम का मतलब है कि मेरी क्रूजिंग स्पीड है 80-90, हद मार के 95, इससे ऊपर मैं नहीं जाता मेरे लगेज के साथ। तो ये जो स्पीड है ना 90-95, इसमें आपको इस बाइक में वाइब्रेशन ऑलमोस्ट 9 के बराबर है, ऑलमोस्ट 9 के, सिंगल सिलेंडर होने के बाद भी ऑलमोस्ट 9 के बराबर है। हीटिंग इशू तो मैं सिटी में नहीं चलाता इतना, लेकिन हाईवे पे किसी भी टाइप का मेरे को हीट इसमें फील नहीं होती, तो हीटिंग इशू भी कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसमें पावर इनफ है, जितनी मेरे को चाहिए थी उस हिसाब से इनफ पावर है। 40-40 का रेशियो है, 40 हॉर्स पावर है, 40 न्यूटन मीटर है,
तो इंजन में मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी भी टाइप का कोई बट जो लोगों का मोस्टली रहता है कि थोड़ा नॉइजी है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है कि नॉइजी एंड ऑल है? तो नॉइजी का क्या है, अब ये है सिंगल सिलेंडर है, आरई का इंजन है। तो आरई के इंजन में कोई भी इंजन उठा के देख लो, थोड़ा सा गर्म होने के बाद, मतलब जो इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई भी इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर है जहाँ पे वो पहुँचने के बाद वो पीक पावर देता है। तो जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुँचता है तो थोड़ा सा टैपेट आवाज़ आती है। लेकिन अभी क्या है, अब वो मेरे को नहीं आती क्योंकि मैं यूज्ड टू हो जाते हैं। अब कोई नया बंदा देखेगा फर्स्ट टाइम इसको चलाएगा या देखेगा, मतलब आवाज़ सुनेगा, तो वो यूजुअल बाइक से थोड़ा सा उसको बाइक का साउंड थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा सा नॉइजी लगेगा। हाँ। बट इवेंचुअली व्हेन यू राइड दिस बाइक, व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दिस बाइक, आफ्टर अ मंथ मैक्सिमम यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग, यू नॉट इवन इग्नोर, यू विल गेट यूज्ड टू इट। हाँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आवाज़। अब जब कोई मेरे को बताता है, मेरे से पूछता है, तब मेरे को लगता है कि हाँ मे भी हो सकता है आवाज़ ज़्यादा हो, लेकिन मेरे को नहीं फील होता। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हु टेक टेस्ट राइड, दे टेक टेस्ट राइड विदाउट हेलमेट। हाँ, एंड विदाउट और एल्स विदाउट प्रॉपर हेलमेट, ओपन फेस हेलमेट। अब एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हेलमेट के साथ आपको आवाज़ बिल्कुल भी किसी भी तरह की नहीं आएगी। अब क्या है, अब मैं काफ़ी टाइम से ईयरबड लगा के राइड करता हूँ। ईयरबड लगा के तो फिर आपको पता ही है, भूल जाओ किसी भी टाइप का, आपको मजा आएगा बाइक चलाने का। So now we'll head to the front part of the bike and we'll talk about the headlight. Headlight के लिए आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक के ऊपर? हेडलाइट का मेरा ओपिनियन है 50-50 का। 50-50 से मतलब है ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है। अभी क्या है, मैं रात को राइड नहीं करता है ना, तो मेरे को दिन में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत कम रात को राइड करी है, तो जब मैं रात को राइड भी करता हूँ तो बहुत स्लो स्पीड पे करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है हेडलाइट इसकी कम है। तो इसलिए हेडलाइट मैं 50-50 ही नंबर दूंगा। लेकिन अगर आपको रात को इस बाइक पे टूरिंग करनी है तो आपको हेडलाइट लगवानी पड़ेगी, जैसे कि तुमने लगवा रखी है मैड डॉग की, क्योंकि ये रात को कई बार इसको रात को मेरे लिए आगे पास तो सेकेंडरी व्हीकल भी है, मेरे पास ये प्राइमरी व्हीकल है। मुझे रात को सिटी में राइड करनी होती है तो मुझे यही, इसलिए मैंने सिटी में तो चलो फिर भी चल जाता है, हेडलाइट वगैरह लगी होती है, मतलब बट मैं जब चंडीगढ़ से जींद आता हूँ रात को, जब मुझे ये बहुत हेल्पफुल रहती है। और ये लाइट की मतलब जैसे ये लाइट चलाते हैं तो पूरा दिन हो जाता है। मेरे को बहुत पसंद है लाइट, अगर कभी लगवाऊंगा तो मैं यही लाइट 100% रिकमेंडेड मैड डॉग अल्फा। अब लाइकन एंड रेस भी आ गए बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस वन। या फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि जो इसकी हिमालयन की ऑफिशियल लाइट्स टूरिंग आ रही है, बट इवेंचुअली उसका मैंने पता किया था, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्क्स इन आरी, तो वो सर्टिफिकेशन का ही इशू आ रहा है उनका अगेन, बिकॉज इंडिया में फॉग लाइट्स का बहुत इशू है सर्टिफिकेशन का। तो उन्होंने बना रखी है, वो विल बी कॉस्टिंग अराउंड 8,500 to 9,000 के बीच में रही है, बट स्टिल इट्स पेंडिंग फॉर द कहने का सर्टिफिकेशन। मतलब है वो रोड लीगल होगी, वो आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो एक और लाइट आती है ना इनकी, वो जो मिटियोर वाली, बट वो भी मेरे को अभी तक दिख नहीं रही उनके सर्विस सेंटर कहीं पे भी। एक बार ही दिखी थी मुझे, बट अभी वो दिख नहीं रही। तो वो रोड लीगल है, उसको ना कवर नहीं करना पड़ता, इसको तेरे को कवर करके चलना पड़ेगा। इज दैट अ हाइलोजन और व्हाट? वो नहीं एलईडी है, एलईडी से, वाइट एलईडी। ओके, so we'll move to next point, and the next point is the weight of the bike, and that is one of the anticipated questions जो मोस्टली लोगों के बारे में रहता है कि टॉप हैवी है, संभलती नहीं है बाइक। तो मतलब आई वांट टू नो कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द वेट ऑफ दिस बाइक? तो वेट तो ऑब्वियसली हैवी तो है, 196 केजी है। 196 केजी बाइक्स में हैवी ही माना जाता है, हल्का नहीं माना जाता। लेकिन इसका मेरे को प्लस पॉइंट ज़्यादा लगते हैं, माइनस कम लगते हैं। प्लस ये है कि आप राइड क्वालिटी अमेजिंग है, आपकी बाइक कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी कम वेट की वजह से, ठीक है। स्पेशली पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इवन टूरिंग में भी, और एकदम से साइड में से आएगी हवा, सामने से आएगी, तब मैं कभी इस बाइक को ऐसे करके नहीं, रुकना नहीं पड़ा मेरे को। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया इस बाइक पे क्योंकि वेट है तो मजा आता है, आप चला सकते हो। द स्टेबिलिटी यू गेट व्हाइल डूइंग टूरिंग, जो हम स्ट्रेचेस करते हैं, अमेजिंग स्टेबिलिटी, 250 200, बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड कंफर्ट सीट एंड गुड ट्रायंगल, एंड द वेट से आपकी बाइक ऑटोमेटिकली अपने आप स्टेबल हो जाती है। एक्सपल्स देखें या कोई और बाइक देखें, नॉट कंपेयरिंग द सीसी ऑफ द बाइक, आई एम जस्ट कंपेयरिंग बिकॉज इट्स आल्सो अ एडवेंचर बाइक, इसलिए कंपैरिजन हो रहा है उसकी बाइक के साथ, बिकॉज आई नो इट इज अ वेरी बिग बाइक एंड दैट स्मॉल बाइक। हाँ, तो बट स्टेबिलिटी का फर्क है। ये है कि टैंक बड़ा है, 17 लीटर का टैंक है, तो जब टैंक फुल करते हैं तो तब मेरे को लगता है कि सिटी में मुश्किल होगा इस बाइक को होता है, क्योंकि बार बार रुकना, पैर नीचे रखना, और क्या कहते हैं, इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हैवीनेस फील होती है। लेकिन अगर आप टूरिंग के हिसाब से देख रहे हो तो टूरिंग के हिसाब से तो मज़ा दे देगी इसका बाइक, आपको चलाते हुए फील नहीं होगा कि आप बहुत हैवी बाइक चला रहे हो।
द 6th पॉइंट विल लाइक टू डिस्कस जो आपके यूजेस में आता है, जिसके लिए आपने इसको बाइक किया टूरिंग। तो व्हाट इज योर ओपिनियन इफ द पर्सन वांट टू बाय द बाइक फॉर टूरिंग पर्पस, वांट टू गो फॉर 600-700 किलोमीटर, 500 और 4 किलोमीटर पर डे का राइड करना चाहता है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द बाइक? तो टूरिंग का सबका अपना अपना होता है, ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होता है। तो मेरा जो टूरिंग का है, मेरे को चाहिए थी एक बढ़िया एवरेज, ठीक है, बढ़िया एवरेज चाहिए थी, क्योंकि मेरे को नहीं बार बार फ्यूल डलवाना, और फ्यूल डलवाते हुए और एक माइंड में रखना कि इतना फ्यूल जा रहा है एंड वो जा रहा है, और मेरे को रिग्रेट नहीं करना, काश मैं वो बाइक ले लेता, काश मैं छोटी सीसी की बाइक ले लेता। तो टूरिंग के हिसाब से अगर सबसे पहला पॉइंट है एवरेज का, तो एवरेज कंपनी क्लेम करती है 30 और मैं निकालता हूँ 35, ठीक है, जो कि इतनी एवरेज 450 सेशन में कोई भी बाइक आज की डेट में नहीं दे रही है। कोई भी बाइक 450 तो छोड़ो, 400 सीसी तक की बाइक भी इतनी एवरेज नहीं देती। आप कहीं कोई सी भी बाइक उठा के देख लेना, इतनी एवरेज नहीं देती। तो टूरिंग में मेरे को इसका ऑब्वियस ही बात है, कंफर्ट पे हमने बात करी है, कंफर्ट तो एक नंबर है, किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं है। और उसके बाद जो रह गया अपना माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी, वो दैट इज अमेजिंग। हाँ, वो मैंने बता ही दिया, अमेजिंग है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग सब कुछ अमेजिंग है, किसी भी इवन मे बी लाइक आई एम अ हैवी गाय एंड ही इज लाइक अ लीन गाय, इसकी एवरेज 35 की एंड इवन आफ्टर बीइंग अ हैवी गाय आई एम एबल टू टेक 32 की एमपीएल का एवरेज ऑन हाईवे, एंड इफ सम काइंड ऑफ लाइक सिटी इज कमिंग इन बिटवीन एंड कोई 20-25 किलोमीटर राइड सिटी की, एंड देन आफ्टर यू आर गोइंग टू द हाईवे, देन यू कैन इजीली गेट 31 और 30 का एवरेज विद माय बॉडी वेट। Yes. If we talk about the build quality of switches and the uses of the switches, तो आपको switches के बारे में क्या लगता है कि कंपनी ने अच्छे से सेटअप करके दिया है switches का? तो चीज़ के बारे में तेरे को पता है कि मैं इतना यूज़ नहीं करता, तो मैं इतना, इसका जो ओडोमीटर है वो भी इतना यूज़ नहीं, मैंने आज तक इसका ABS नहीं ऑफ करा, पीछे वाला जो कि सबको चुल होती है ना, करके दे, मैंने नहीं करा, मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैं लद्दाख गया, कितनी आपने ऑफ रोडिंग करी, मैंने इसका कभी ऑफ नहीं करा, जरूरत भी नहीं पड़े। हाँ, तो स्विचेस के बारे में मेरे को किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं है, ना ही कोई रंग फेड हुआ है, इजी टू यूज है। बस एक कमी लगी है, वो है इसका जो पास वाला स्विच है, वो थोड़ा मेरे को वियर्ड लगता है। वो वियर्ड लगता है, वो थोड़ा स्टार्टिंग में यू डोंट गेट यूज्ड टू, व्हेन यू विल बाय दिस बाइक तो आपको थोड़े दिन बहुत कंफ्यूजन होने वाली है पास वाले स्विच से। हाँ, नहीं, लेकिन मेरे को तो अभी तक भी इसका यू डोंट लाइक द वे इट वर्क्स बेसिकली, मेरे को, मैं यूज ही नहीं करता। हाँ, यू डोंट लाइक द वे इट वर्क्स बेसिकली, कि वो यूं करना और अप डाउन इज, ये करना दैट कैन बी डन विद फिंगर एंड यू हैव टू डू दिस विद थंब। हाँ, Because to do the pass with other bike, you only have to use the finger. आपको throttle नहीं छोड़ना, या फिर आपको वो नहीं छोड़ना, हैंडल नहीं छोड़ना. But in order to do the pass in this bike, you have to slide your hand inside the handlebar and then you can do the pass. Right? ये थोड़ा मुझे भी लगता है कि इस बाइक के अंदर मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी, अब तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ. बट आई डोंट यूज द पासिस सो मच बिकॉज मेरा लाइट वगैरह ये डिफरेंस हो, तो मैं इसी को ही यूज करता हूँ अप डाउन करके. जो मेरा व्यू है स्विचेस को लेके, इसमें मतलब की जो यूजेबिलिटी इस क्लस्टर के अंदर दे रखी है, वो आज की डेट में अगेन इस प्राइस सेगमेंट में और इस बाइक के अलावा किसी भी बाइक में नहीं है. मतलब रियल टाइम मैप एंड म्यूजिक एंड कॉलिंग एंड मैसेजेस एंड एवरीथिंग इज देयर इन क्लस्टर. इसको बहुत अच्छा मतलब मजा आता है ये मैसेजेस वगैरह, गाने बदलना. हालांकि मैं इतना यूज नहीं करता क्योंकि मैं तो फोन ही लगा लेता हूँ, उसी में मैप चलता है. फोन मेरा भी रहता है, बट ये रहता है कि जो म्यूजिक का जो है वो बहुत ईजी रहता है, मतलब अप डाउन करना, वॉल्यूम एंड ऑल जो भी है. अ पर्सन बाइज अ बाइक एंड आफ्टर राइडिंग अ बाइक द सेकंड पॉइंट जो उसके माइंड में आता है वो है मेंटेनेंस. कि बाइक की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बार बार करानी पड़ रही है, और क्या कराना पड़ रहा है बार बार. तो ड्यूरिंग द 2 years एंड यू रोड बाई 30,000, तो आपके मेंटेनेंस पे कितना एक्सपेंसिव रहा है और क्या क्या आपने चेंजेस कराया है? तो अभी तक जो मेरा 30,000 किलोमीटर का जो सफ़र है उसमें क्या है ना, जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है हर 10,000 पे सर्विस, जो कि होनी चाहिए कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए 3 बार. तो 3 बार के हिसाब से लगाऊं तो मेरे हिसाब से पहली 500 पे होती है. आई लाइक टू करेक्ट यू ओवर, द कंपनी करती है 6 टाइम, हर 5,000 किलोमीटर सर्विस सजेस्ट करती है, पर हर 5,000 किलोमीटर वो टॉप अप करती है उनके हिसाब से इंजन ऑयल. पर जो इंजन ऑयल चेंज होता है, जो प्रॉपर सर्विस होती है, वो 10,000 पे रिकमेंड करती है. मतलब जहाँ पे आपके पैसे लगेंगे वो 10,000 पे ही काउंट कर देगा उसको. तो लेकिन मैं कराता हूँ 5,000 पे. तो अभी तक मैंने इस बाइक में इंजन नॉर्मल सर्विस के अलावा किसी भी टाइप का कुछ भी इशू नहीं आया लकीली, और ना ही कुछ मैंने इसमें चेंज करवाया है. सिर्फ इसके मैंने डिस्क पैड बदलवाया है, अगला वाला एक बार, ठीक है, पिछला वाला मतलब सेकंड टाइम अभी रनिंग में है, जो कि 40% अभी भी बचा पड़ा हुआ है. सेकंड पेयर अभी चल रहा है. तो फ्री सर्विस की बात करें तो ये है
1600-1700 रुपए की हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 1600-1300 की अब cost आई आती है। थिंक महंगी होगी है। अभी जो आपकी अगर पेड सर्विस जो आएगी इस बाइक की, दैट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 3000 से लेके 3200 के बीच में आपको वो रहेगी। हाँ तो क्योंकि अब जो लेबर चार्ज है दैट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज फॉर द सर्विस, एंड अप्रोक्सीमेटली जो कंज्यूमेबल्स है वो वो भी आई थिंक शोरूम टू शोरूम करता हाँ है। स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। हाँ अभी क्योंकि जहाँ मैंने लास्ट जो पेड सर्विस करवाई है उसके मैंने दिए हैं 900 रुपये। बट अब चेंजेस हो चुके हैं, मैंने बताया था आपको 10% से 12% रॉयल एनफील्ड में सारे स्पेयर पार्ट्स पे और लेबर बढ़ ऑलमोस्ट चुके जो हैं। पेड सर्विस है वो 3000 की है और जो फ्री सर्विस है वो 1600-1700 की है। तो यही अभी तक मेरा मेंटेनेंस में यही खर्चा है और ज्यादा कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं है। जो कि देखा जाए तो एक बहुत रीजनेबल प्राइस लगता है मुझे भी, इतना कोई हैवी फील होता नहीं है पॉकेट पे। देखा ये तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। मिनिमम। बट वियर एंड टियर की बात करें, कोई एनी मेजर वियर एंड टियर यू हैव फेल्ट इन दिस बाइक? वियर एंड टियर में एक तो मैंने ब्रेक पैड बता दिया, जो ब्रेक पैड है जो इसका अगला मैंने एक बार चेंज करा है, पिछले वाला सेकंड पेयर है और दोनों ही ब्रेक पैड जीटी के हैं क्योंकि जीटी के ब्रेक पैड सस्ते हैं। इसने भी अभी कल ही ब्रेक पैड लगवाए हैं, जीटी के लगवाए हैं। 500-600 रुपये कितने सस्ते पड़े? द कॉस्ट फॉर हिमालयन रियर ब्रेक पैड इज अराउंड 3300 है, इनका 2500, तो यू सेव अराउंड 800 रुपीज एंड वेट का भी डिफरेंस है। दोज वेट्स अराउंड 160 ग्राम एंड जो जीटी के ब्रेक पैड्स है दे वेट अराउंड 190 ग्राम, तो यू आल्सो गेट लिटिल एक्स्ट्रा ब्रेक्स इन दिस शू। अगर वेट का लॉजिक लगाएं तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसकी, या फिर उसमें वो वाइड हो सकता है या फिर उसमें मटेरियल ज्यादा तो है ज्यादा, पर दोनों ही सिंटेड है। द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग जीटी का ब्रेक पैड, वी आर नॉट यूजिंग एनी लाइक मे बी वी कैन यूज द बुलेट का 350 का भी लग जाता है, बट वो है आपकी ऑर्गेनिक एंड ये है सिंटेड। दोनों में ये डिफरेंस है, तो सिंटेड ही चलते हैं इतनी हाई हैवी बाइक पे, वो ऑर्गेनिक नहीं काम करने वाले। तो बस मैंने ब्रेक पैड बदलवाए हैं और एक पेयर टायर का हो गया, बस और कुछ भी नहीं। आफ्टर लाइक जितनी हमने बात करी है उसके बाद, तो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू समवन इन अ वन लाइनर, एक चीज़ में इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, अगर कोई जानना चाहता है कि अगर मैं ये बाइक पढ़ता हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है और इन चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना कौन सा है इस बाइक के, तो वो आप क्या बताना चाहेंगे? वर्डिक्ट क्या रहेगा इसका? तो वर्डिक्ट अगर मैं बताऊं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे को ये बाइक लेनी है सिटी के लिए तो मैं आई थिंक ये बाइक नहीं लूँगा। फॉर श्योर मैं नहीं लूँगा। अगर ये है कि सबका अलग अलग पॉइंट है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है, कुछ थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरे को देखने में जो चीज़ अड़ गई रोड प्रेजेंस, तो फिर मैं दूसरी चीज़ नहीं देखता ना। रोड मतलब देखने में अगर मेरे को अच्छी लगती है तो मैं सिटी में मैनेज कर लूँगा। सेम गोस फॉर मी, अभी मैं मैनेज कर ही रहा हूँ। हाँ, तू मैनेज कर रहा है। मैं मैनेज कर ही रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही बाइक है तो एक और बाइक, बट वो मैं होम टाउन पे रखता हूँ और ये मेरे पास एक वहाँ पे है। तो लेकिन अगर मैं टूरिंग की बात करूँ, अगर टूरिंग में आपको अच्छी एवरेज चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए और एक आपको ऐसी बाइक चाहिए अगर बाई चांस कुछ ख़राब हो जाता है, क्योंकि हर एक बाइक में ख़राब होता है, ऐसा नहीं है कि ये बाइक बिल्कुल ही टूल्स, हाँ कुछ भी हो, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है, हर एक बाइक में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि KTM ज़्यादा अच्छे है, ये ज़्यादा अच्छे है, सारी बाइक सेम है, तो वो आपके चलाने के ऊपर है। लेकिन ये है आरी का, ये है कि आरी आपको हर एक जगह अवेलेबल है। लाइक मेरी सिटी में आरी अवेलेबल है, KTM नहीं है, गजदी नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके अपना होम टाउन में आरी अवेलेबल है तो आरी अवेलेबल है, वो तो होगा ही होगा, वो तो कोई कह नहीं, उसमें कोई डाउट ही नहीं, वो तो है ही। तो ये बाइक मैं 100% रिकमेंड करूँगा लॉन्ग टूरिंग में। और आप माउंटेन्स में जाओ, कहीं भी जाओ, तो 100% रिकमेंड है। सिटी में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप वही बात है, अगर आपकी चॉइस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो ले सकते हो, आप यूज्ड टू हो जाओगे। एंड इफ यू आर वर्किंग थर्ड टायर सिटी जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, and you'll be able to manage it easily. Because I stay in Chandigarh, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है, and I'm able to manage the bike easily. But if you're staying in Bangalore, then this would be a problem for you. Finally, we have covered up the review of your bike. So just now I want to ask, जो कि हमारे को इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी हम राइड करने जाते हैं माउंटेन्स में, जब हम रुकते हैं कहीं पे, तो लोग आपकी जो लोग राइड करते हैं, इवन जो राइडर्स हैं, वो भी आपकी बाइक को आगे पास से नोटिस करते हैं कि कोई डिफरेंट समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस हिमालयन। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी मैं इसमें ऐड करूंगा जो बाद में, कि क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बाइक में आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं जिससे आपकी बाइक को आप अपने तरीके से बनाई और जो डिफरेंट लगती है बाइक, तो उसके बारे में अगर व्यूवर्स को बताना चाहो तो क्या कुछ है? तो मैंने इसमें छोटे मोटे बहुत सारे चेंजेस करे हैं। तो सबसे पहले जो मेन चेंजेस है जिससे मेरी बाइक बहुत अलग लगती है
वो है मैंने इसको आगे से लिफ्ट करा हुआ है, हाँ, जिससे ये बाइक और ज़रा टोल लगती है टोल लगती है, हैवी लगती है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया ऑब्वियस सी बात है। तो एक तो मैंने इसके सस्पेंशन मतलब आगे से लिफ्ट करी है, ऊपर से ये जो ग्राफिक्स है, द बोल्ड ग्राफिक ऑफ 450, हाँ स्टिकर कह लो, ग्राफिक कह लो, या रैप कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक ये इसकी वजह यूनिकनेस से, प्रोवाइड करती है बाइक हाँ इसकी वजह से एक बहुत यूनिक लगती है ना। और ऊपर से मैंने इसमें पीछे से जो चॉप किया हुआ है, हाँ, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट, अगर ये आपको दिखाएंगे वीडियो में लास्ट में, दिस इज व्हिच आई आल्सो लाइक। मैंने थोड़ी पर कल रात को भी बात कर रहा था क्या मैं अपनी बाइक में भी ऐसा कर सकता हूँ, तो ये बोल रहा था कि इसकी बाइक में करेंगे कभी बनाऊंगा उसकी भी वीडियो, अगर करेंगे हम तो इसकी वजह से भी बहुत यूनिक लगती है। और एक और चीज़ है, जो मेरा रियर सस्पेंशन है वो हार्ड है, हार्ड की होने की वजह से वो और भी हाइट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डाउन जाता नहीं, वो बहुत कम डाउन जाता है। तो इस वजह से मेरी बाइक थोड़ी सी बड़ी, ऊंची और थोड़ी सी बल्कि लगती है। और कुछ ये मिरर से ब्रॉड दिखती है बाइक, ब्रॉड दिखती है, बट सिर्फ ब्रॉडनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ब्रॉडनेस के लिए, इसका जो प्रैक्टिकलिटी है बहुत बढ़िया है। जो व्यू आपको मिलता है ना, वो बिल्कुल ब्रॉड व्यू मिलता है, वो इसने भी यूज करा है। लेकिन अभी मैं प्लान कर रहा हूँ टू गेट द डबल टेक मिरर्स, तो लेट्स सी जब वो आएंगे तो शायद वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये रीज़न है कि मेरी बाइक थोड़ी सी अलग लगती है। बाकी मैं अच्छे से बता देता हूँ कि मैंने एक तो इसमें सस्पेंशन जो मैंने किया था, हैंडल नीचे करा है, हैंडल की डैम्पिंग करी है, और जो भी मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ की वीडियो मैंने बना के मेरे चैनल पे है, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और जो भी मॉडिफिकेशन करी है उसकी प्रैक्टिकलिटी से पूरा रिलेशनशिप है, कि जैसे वाइब्रेशन कम करना या फिर आपकी हैंडलिंग बेटर करना बाइक की, उससे सब कुछ लेना देना है उसका। हाँ, और मैंने इसके रिम ट्यूबलेस वाले अभी रिम डाले हैं। जो पहले वाले रिम थे नॉर्मल, वो भी मैंने ट्यूबलेस करे थे। ये भी ट्यूबलेस मैंने ही करे हैं, जो इसके अभी तक चल रहे हैं। ये भी इसका अभी इसने नए टायर लगवाए हैं, लेकिन इसके अभी भी चल रहे हैं, तो वो मैंने करे थे। हालांकि इसमें तो मैंने ट्यूबलेस ले लिए, और मैंने इसके सैडली मैं ले नहीं पाया सैडली मैं ले नहीं पाया। हाँ ये ले नहीं पाया, लेकिन और अब कॉस्ट हो गई 40,000 रुपये। 40,000 मतलब 4 टाइम ज़्यादा हो गई है। मैंने 4 टाइम ज़्यादा हो गई। मैंने 12,000 में दो पेयर लिए रिम के। ये बेचारा ये रह गया, वो पेमेंट ही नहीं हो पाई। उसके बाद फिर हो ही नहीं पाया। इसमें बहुत ट्राई करा। तो एक मैंने इसमें ये यहाँ पे डैम्पिंग कर रखी है, फुट पैड में डैम्पिंग करी है, एग्जॉस्ट उतार रखा है, लेकिन आवाज़ ठीक कम करने के लिए, सेम लेवल पे लाने के लिए इसमें डीबी गियर लगा है। वो मैंने एग्जॉस्ट बेसिकली वेट कम करने के लिए उतारा था। तो और तो मैंने इसमें कुछ ऐसा कुछ खास, और डर्ट बाइक वाली लुक भी आती है बिना एग्जॉस्ट के। डर्ट बाइक वाली लुक भी आती है। और मैंने हैंडल में ये वेट एक्स्ट्रा किया है, जिससे वाइब्रेशन ओबियसली काउंटर करने के लिए, हाँ कम करने के लिए। और मैंने ये मिरर्स लगाए हैं, ये आरी के ही मिरर हैं, बार एंड मिरर, जो GT 650 के हैं। यही मिरर मेरी GT 650 में भी लगे हुए थे, तो मैंने इसमें लगा दिए, क्योंकि वो मैंने जो स्टॉक मिरर है वो मेरे को बार बार वो तो फ्री हो रहे थे, यूजलेस टू बी ऑनेस्ट। तो और तो कुछ नहीं है, बाकी तो स्टॉक है मेरी बाइक। और मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सारा जो गेम है ना, सारा जो जितना कुछ अलग कुछ लग रहा है, बेसिकली ज़्यादातर तो स्टिकर्स की वजह से अलग लग रहा है। बाकी जो 2-4 चीज़ें वो मैं जब मैं बताता हूँ तब रियलाइज़ होती है। जैसे सस्पेंशन है, मैं बताऊंगा तब रियलाइज़ होगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। बाकी तो स्टिकर्स का है, और मैंने कुछ नहीं कर रखा है। सम गार्ड है, ये भी आरी का है। रेडिएटर गार्ड है, ये भी आरी का है, और मैंने कुछ नहीं लगा। एक वाटर बोटल्स, हाँ वाटर बोटल्स, ये बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। स्पेशली हम राइड पे जाते हैं तो हमारा पानी यहीं से आता है। अब से नहीं आएगा, अब से नहीं आएगा। हाँ, अब से इसने जैकेट ले ली है, तो अब से नहीं आएगा। तो बस आई थिंक सब कुछ आपने कवर कर लिया। तो यही था मेरा 30,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। सब कुछ मैंने बता दिया। और फिर भी कुछ अगर रह गया है, कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना या फिर मेरे को कमेंट कर लेना। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।